हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। आज हम लोग पढ़ने वाले ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर नहीं होंगे। तो आज हम उन्हीं को जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो पहले तो हम जानते हैं सबसे पहले कि ब्लड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। अब तरल संयोजी ऊतक होता क्या है या कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, तो इससे पहले इसको पूरा समझने से पहले हम समझेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। हर किसी को पता है कि सबसे छोटी इकाई अगर कही जाए हमारी बॉडी की क्या है, तो वो एक सेल है। जब एक तरह की कई सेल एक साथ मिलती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। जब कई टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, और जब ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनती है बॉडी। तो ये तो सीक्वेंस हो गया। अब हम अगर बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि ढेर सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं उनके बीच में दूरी होती है। वो आपस में बहुत चिपके चिपके नहीं होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में एक लिक्विड होता है जिसको कि हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका हर ऑर्गन में पाया जाता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जो जुड़ा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही जुड़े जुड़े होते हैं मोस्टली। ठीक है। तो अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? ब्लड भी सेम ही है। ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उस लिक्विड में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो तैरते रहते हैं, इसलिए ब्लड जो है हमारा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात आती है पीएच की। तो पीएच जो है वो ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 होता है। इसको बिल्कुल रट लीजिए। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एबीजी के बारे में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम लोग एबीजी की रिपोर्ट में पीएच ही देखते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर ले कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाकी कंपोनेंट्स को देखते हैं ये जानने के लिए कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। बट सबसे पहले हम पीएच देखते हैं। तो पीएच जो ब्लड का नॉर्मल होता है वो 3.5 से 4.5 होता है। अब पीएच जो होता है उसका एक न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो होता है 7। अब जब 7 से कम पीएच होता है तो हम उसको कहते हैं एसिडोसिस है, और जब 7 से ज़्यादा पीएच होता है तो हम उसको कहते हैं अल्कलोसिस है। ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 7 है पीएच तो वो हमारा न्यूट्रल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 है। इसका क्या मतलब है कि ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है, या जिसको हम एवरेज में अगर कहें तो 4 to 6 लीटर इन एवरेज है। तो अब जैसे हम बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ह्यूमन बीइंग है उसका उसमें कितना ब्लड होता है, तो आप जवाब देंगे 5 लीटर होता है, 6 लीटर होता है, 4 लीटर होता है, जो भी। बट क्या अगर एक 100 किलो का आदमी है या एक 20 किलो का आदमी है, 20 किलो या 35 किलो का आदमी है, उसका भी क्या वेट सेम ही होगा? उसके में भी क्या सेम ही इतना ही ब्लड रहेगा? तो उसका जवाब है नहीं। उसका जवाब है कि ब्लड का जो है एग्जैक्टली अगर हम निकालना हो बॉडी वेट के हिसाब से तो 7 to 8% है। जैसे अगर हम मानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसका बॉडी वेट है 50 kg। ठीक है। हम बोलेंगे कि इसमें कितने लीटर ब्लड होंगे या होगा, तो हम इसको करेंगे इसका 8%, जो कि आएगा 4 लीटर्स। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक 50 kg के व्यक्ति में जो नॉर्मल है ब्लड वो 4 लीटर्स होना चाहिए। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं अगर 100 kg का है तो 8 लीटर्स होता है, बट एवरेज मान के चला जाए तो 4 to 6 लीटर होता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर विमेंस का पूछा जाए तो 4 to 5 लीटर्स होता है।
और अगर मेंस का पूछा जाए एवरेज ब्लड कितना होता है तो वो 5 to 6 लीटर्स होता है। ठीक है, अब आ गया न्यू बॉर्न बेबी के बारे में। अगर न्यू बॉर्न बेबी का पूछा जाए कि उनमें कितना होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी का अगर हमें निकालना हो, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, एक न्यू बॉर्न बेबी है, 4 kg उसका वेट है, तो उसका उसमें जो है कितना ब्लड होगा, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी का जो है ब्लड जो होता है वो 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट है। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है उसका वेट 4 kg है, हम मान के चलते हैं, और हम जो है उसमें 80 ml, उसका 1 किलो में 80 ml ब्लड होता है। तो 4 किलो का बेबी है तो उसमें कितना ब्लड होगा, 320 ml जो है ब्लड होगा। यहाँ 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किसी न्यूबॉर्न बेबी में भी कितना ब्लड होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की कितनी होगी। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.052 से 1.062 तक होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, ये भी कई जगह पूछा गया। कई जगह ये भी पूछा गया कि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.022 से लेके 1.026 तक होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि फंक्शंस ब्लड के क्या क्या है। तो फंक्शन यानी ब्लड के कार्य जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लड का कार्य है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। परिवहन का मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे, परिवहन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो अब ब्लड में ऐसा क्या परिवहन होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह क्या लेके जाता है। तो इसका जवाब है कि ब्लड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। जैसे सबसे पहला आता है आपका गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये एक तो सबसे पहले जो कैरी करता है वो है गैसेस, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो कैरी करता है वो है न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स। वो सब वो एब्जॉर्ब करता है और हर एक सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। ये काम भी ब्लड का ही है। तीसरा आता है वेस्ट प्रोडक्ट। जब सेल्स में से वेस्ट निकलता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको वो सेल्स से ले जाता है और उसको एक्सक्रीट करता है बॉडी से बाहर। इसके अलावा हार्मोन्स है। हार्मोन्स भी आप जानते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स है, वो सबको भी ब्लड कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। और लास्ट जो है हीट, जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम है वो भी ब्लड का ही है। अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है नियंत्रण। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ब्लड किस चीज़ पे नियंत्रण रखता है। तो ब्लड जो है वो नियंत्रण रखता है सबसे पहले जो बॉडी का एक इक्विलिब्रियम है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, संतुलन। तो वो बॉडी के संतुलन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब किस तरह का संतुलन, जैसे एक है वाटर बैलेंस, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड ना हो, फ्लूइड डिहाइड्रेशन भी ना हो, एक वो फ्लूइड का बैलेंस जो मेंटेन करना होता है वो ब्लड मेंटेन करता है। दूसरा एसिड बेस बैलेंस है, जो हम एक बोले कि ब्लड ने एक एक्यूरेट एक पीएच बना के रखता है 7.35 टू 7.45। उस एक्यूरेट पीएच को मेंटेन किए रहना, एसिड और बेस में बैलेंस बना के रखना, ये भी ब्लड का काम है। तीसरा आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है मतलब है सुरक्षा। अब बॉडी कैसे, ब्लड कैसे हमारी सुरक्षा कर सकता है। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, जैसे हमें कहीं भी इंजरी हो गई तो ब्लड में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो वहाँ पे तुरंत ही क्लॉटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, बाहर से इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाता और वो इंजरी जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाती, प्लस वहाँ पर जो है और ज़्यादा चोट नहीं लग पाती। दूसरा क्या है, ब्लड में होते हैं WBCs
और एंटीबॉडीज़। तो अब ये एंटीबॉडीज़ या WBC क्या करते हैं, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। हमारी WBCs जो हैं वो हमारी रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन आता है उनसे ये लड़ती हैं, और ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है उससे हम बीमार नहीं हो पाते, हम ठीक हो जाते हैं। तो ये काम है ओवरऑल ब्लड का। तो ब्लड इतने तरह के काम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। देखिए, ब्लड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड जो है 7 to 8% होल बॉडी वेट का पार्ट होता है, 7 to 8% ब्लड होता है। अब ब्लड के भी तो कुछ कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। तो ब्लड के जो है बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, जो हम लोगों ने शुरू में ही बात की है। पहला होता है प्लाज्मा, जो कि हम बात कर रहे थे कि एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है एक। और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड सेल्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात की है कि वो प्लाज्मा में तैरते होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात की ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का, अगर हम बात की जाए कि 100 ml ब्लड है तो उसका 55 ml जो है वो प्लाज्मा होता है। इसका मतलब क्या है, 55% जो है वो पूरे ब्लड में प्लाज्मा होता है, और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होती हैं। अब ब्लड सेल्स भी जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। ब्लड सेल्स भी जो है वो 3 तरह की एग्जैक्टली होती हैं, जिसमें सबसे पहला है RBC, जो सबसे ज़्यादा होती है इन नंबर्स, 99% RBC होती है। सेकेंड जो है वो आता है WBC, एंड थर्ड जो है वो है प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह के जो है ब्लड सेल्स होते हैं प्लस प्लाज्मा, ये पूरा मिला करके कंबाइंड हो करके हमारा ब्लड बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कंपोनेंट्स है ब्लड के, उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में इलेबोरेट किया है। तो देखते हैं। तो हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि पूरे बॉडी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें 7 to 8% जो है 8% अराउंड ब्लड होता है, और बाकी 92% जो है वो अदर टिश्यूज़ हो गए। तो जो ब्लड है उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में। अब प्लाज्मा जो है वो भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है वाटर। 91% जो है प्लाज्मा जो है वो वाटर उसमें रहता है, वाटर से मिलके बना, तो तभी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड होती है। उसमें जो है आपका सेकंड नंबर पे आता है 7% प्रोटीन। 7% डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और भी बहुत तरह के प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही थोड़ी मात्रा में 1.5% अगर हम बात करें तो अदर सॉल्यूट्स होते हैं। अदर सॉल्यूट्स में आपका सभी चीज़ें आ जाएंगी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी। गैसेस आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड हार्मोन्स। ये सब जो है ये प्लाज्मा में घुले रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम बात करें अगर ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में हम लोगों ने जैसे बात की कि 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। इसमें हम WBC को 5 भागों में बांट सकते हैं। WBC एग्जैक्टली 5 तरह से होते, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। अब आप कभी किसी ब्लड की रिपोर्ट देखेंगे तो आप जब उसमें DLC देखते हैं, डिफ्रेंशिएटेड ल्यूकोसाइटिक काउंट, तो उसमें आपको ये सब अलग अलग दिख जाएगा। न्यूट्रोफिल्स कितना है, बेसोफिल्स कितना है, ईओसिनोफिल्स कितना है, तो ये सब आपको अलग अलग दिख जाएगा। ये सब अलग अलग कंडीशंस बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपका एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो करता है। तो उसका रेंज अगर बढ़ा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट अभी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हुआ है, तो हम उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड जो है ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स बढ़ा होता है तो हम कहते हैं पेशेंट को किसी तरह की एलर्जी है जिसकी वजह से ईओसिनोफिल काउंट इतना बढ़ा हुआ है। उसी टाइप से जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लिम्फोसाइट, जो कि एक ह्यूज अमाउंट में भी है, 20 to 25%। सेकेंड नंबर पे है सबसे बड़ी मात्रा में। तो लिम्फोसाइट जो है वो जनरली वायरल इन्फेक्शन दिखाता है, शो करता है।
इसके अलावा आपका क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शो करता है। तो ये अलग अलग मेडिकल कंडीशन दिखाते हैं जिनका हम लोग टेस्ट करते हैं। लिम्फोसाइट को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक जो है खाली उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें कि होते क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये ब्लड बना है। ब्लड तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के ये पूरा ब्लड बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक लिक्विड होता है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, उस लिक्विड को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिस लिक्विड में ब्लड सेल्स तैरते हैं। तो ये जो है एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। स्ट्रॉ कलर्ड क्या कहेंगे हम, किसे कह सकते हैं? जैसे ट्रांसपेरेंट येलो कलर, ट्रांसपेरेंट लाइट येलो कलर कह सकते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉ कलर कहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉ कलर का जो है लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की कि प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन, वाटर और अदर सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं इसमें जो घुले रहते हैं प्लाज्मा में, उनको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा जो है वो बॉडी का जो है वो ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ये है क्या चीज़? जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑन्कोटिक प्रेशर, ये कहते किसको है? तो ये जो प्रेशर है वो प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाए जाने वाले प्रेशर को हम लोग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक नॉर्मल वैल्यू जो है 25 to 30 mm/Hg होता है। ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम प्लाज्मा का होता है। अगला है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कहाँ होता है? तो वो सिंथेसाइज होता है हिपेटोसाइट्स में। हिपेटोसाइट्स जो होते हैं वो लिवर सेल्स होती हैं। तो मोस्टली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो जाके हिपेटोसाइट्स में सिंथेसाइज हो जाता है, जैसे या कह सकते हैं हिंदी में संश्लेषण होता है उसका हिपेटोसाइट्स में। सिर्फ एक गाबा ग्लोब्यूलिन है जिसका सिंथेसाइज वहाँ नहीं होता। अब ब्लड प्लाज्मा जो है वो भी एक ह्यूज अमाउंट में है। 55% ऑफ टोटल ब्लड का जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमें तो एक ही लगता है, सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंशिएशन है? तो बस एक बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आप इसको समझ जाओगे तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम एक प्लेन कंटेनर लेते हैं, एक प्लेन वायल लेते हैं, उसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो सीरम के टेस्ट होते हैं। तो हम लोग प्लेन वायल में ब्लड लेते हैं, उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप क्या देखोगे कि नीचे जो है पूरा ब्लड सेल्स नीचे जाके जम गई है, ऊपर आपका क्लियर लिक्विड फ्लूइड दिखाई देगा। जो वो क्लियर लिक्विड फ्लूइड दिखाई दे रहा है उसको हम सीरम कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, एक लिक्विड फॉर्म है, एक स्ट्रॉ कलर लिक्विड है जिसमें कि आपके ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। तो अब अंतर क्या है इन दोनों में? तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जब हम उसको एक कंटेनर में रखे हैं और वो नीचे जब ब्लड क्लॉट जम गया, तो उसने क्या किया? ब्लड क्लॉट जमने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो होता है उसमें एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, वो फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है सीरम में कि सीरम में जो है आपका अगर फाइब्रिनोजन पूरे ब्लड को जमा देता है तो वो उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर एक्सक्लूड हो गया, निकल गया। जब प्लाज्मा में से एक तरह से अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए कि अगर हमारे पास कोई ऐसी विधि हो कि हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर खींच के निकाल लें, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को खींच के निकाल लें तो वो सीरम बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा देखते हैं कि ब्लड जो है जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे पूरा क्लॉटिंग फैक्टर यूटिलाइज हो गया पूरा ब्लड को जमाने में। अब क्या है, जो ऊपर क्लियर फ्लूइड बचा है उसमें आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो वो सीरम है। बट अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में तो क्लॉटिंग फैक्टर घुले हुए रहते हैं, फाइब्रिनोजन जो है घुला हुआ रहता है। तभी तो हमें कभी चोट लगती है तो तुरंत जो है वो फाइब्रिन में चेंज होता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है उन दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं
दूसरा जो है इट डज़ नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर, जैसा कि हम लोग बात किए कि ये फाइब्रिनोजन कंटेन नहीं करता है, बट प्लाज्मा जो है वो फाइब्रिनोजन कंटेन करता है। ठीक है, और वही है कि सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल लेंगे तो वो सीरम बन जाएगा। तो ये था पूरा एक शॉर्ट सा नोट ब्लड के बारे में, एक बेसिक सी जानकारी। अभी WBC, RBC, प्लेटलेट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस RBCs कैसे डिस्ट्रॉयड होते हैं, कहाँ डिस्ट्रॉयड होते हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि चैनल में आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसको बिना डिले किए तुरंत देख लें और अपनी नॉलेज को बढ़ा लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेडिकल सर्जिकल के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।